नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। जिस तरीके से न्याय मिलने में अगर देरी हो जाए तो उसका कोई व्यवहारिक महत्व नहीं रह जाता है, उसी तरीके से अगर किसी गैर जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई में देरी हो जाए तो फिर उनके जो वरीय होते हैं उन पर सवाल खड़ा होना लाजमी हो जाता है। लेकिन यहां सब कुछ समय से हुआ है। हम वैशाली एसपी को जो है धन्यवाद देते हैं, सैल्यूट करते हैं कि ऐसे लोगों पर आप जो है कार्रवाई करते हैं और हमको उम्मीद है न्यूज हाट को कि करते भी रहेंगे। सराय थाना प्रभारी को लेकर हमने जो है खबर चलाई थी कि चिराग पासवान 15 तारीख को महाशिवरात्रि के अवसर पर कार्यक्रम के लिए जो है महादेव नगरी सरसई फतेहपुर फुलवरिया पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने मेला का उद्घाटन किया था। इस दौरान जो है कमेटी की ओर से जितनी पुलिस फोर्स की मांग की गई थी व्यवस्था को संभालने में, उतनी पुलिस फोर्स नहीं दिए गए। साथ ही साथ वो न थाना प्रभारी होने के नाते अवलोकन करने आए, न ही कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। बस सीधे जब केंद्रीय मंत्री पहुंचे तब चिराग पासवान की सराय थाना प्रभारी मणिभूषण की उपस्थिति दिखी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उस जगह पे जिस तरह से भीड़ बेकाबू हुई, कुछ भी संभव था। हमने जो है कंप्लेन किया एसपी महोदय को और उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और आज खुद और महेंद्र राम राजापाकर से विधायक है, उनको भी धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने भी जो है इस मुद्दा को उठाया और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई होनी ही चाहिए कि किसी तरह की कोई घटना होने के बाद कमेटी को दोष देते हैं और जिम्मेदार लोगों को जो है दोषी ठहराते हैं लेकिन अपनी गलती छिपाते हैं। ऐसे में थाना प्रभारी लगभग दोषी पाए गए। जांच का भी जो है आश्वासन एसपी वैशाली ने दिया था। शोकॉज करने की बात हमसे हुई थी, अब उन्होंने क्या किया नहीं किया इसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन आज हो गया 20 तारीख, 5 दिन बाद यानी कि 4 दिन बीतने के बाद देर रात जो है थाना प्रभारी के तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इससे ये साबित होता है कि बिहार के वरीय अधिकारियों की नजर वैसे तमाम अफसरों पर है जो गड़बड़ कर रहे हैं और जो काफी दिनों से किसी जगह पे कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। उस मामले में सोशल मीडिया पे चर्चा चली कि लीकर गैंग लगा हुआ है एसएचओ को बचाने में। लीकर गैंग भी नहीं बचा सके। कई लोगों का मेरे पास भी फोन आया पैरवी के लिए, छोड़ दीजिए, मटिया दीजिए, बात को खत्म कीजिए। लेकिन नहीं, हमारा कोई जड़ जमीन और व्यक्ति विशेष का लड़ाई नहीं था, हमारा सच और झूठ की लड़ाई थी। हमने साफ सुथरा बात कहा था, हमने एकदम कहा था कि नहीं, अगर किसी तरह की कोई घटना घटती तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होते, जिम्मेदार कौन होता। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए थी। थाना प्रभारी बदल दिए गए, अब वहां नए थाना प्रभारी आएंगे, बेहतर तरीके से काम करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को उम्मीद है कि वो समझेंगे। एक ये खबर है। दूसरी खबर, सम्राट चौधरी बिहार के फोन आने की वजह से जो है लाइव कट गया था, दोबारा जुड़े हैं तो पहले वाले वीडियो को इस वीडियो से जोड़कर ही देखें। बिहार के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी, गृह विभाग के मंत्री, नीतीश कुमार के प्रिय, बेहद खास। भाई तस्वीर दिख जाता है, कुछ सामने आए चीज तो उसको बताना पड़ता है जनता को कि कितना नीतीश कुमार मानते हैं सम्राट चौधरी को। कल बैठे हुए थे सदन में, सदस्य के तमाम जो सदस्य हैं वो नीचे और पत्रकार जो थे वो अपने दीर्घा कक्ष में, पत्रकार लॉबी में, सब कुछ दिखाई देता है। नीतीश कुमार पहुंचे, उससे पहले पहुंचे हुए थे अशोक चौधरी। अशोक चौधरी नीतीश कुमार को देखते ही थोड़ा सा पास आए, उसके बाद 1-1.5 मिनट बातचीत शुरू हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को अपने पास बुलाया, वो खसक के थोड़ा दाहिने हुए। कुछ देर बात हो ही रही थी, इस दौरान सम्राट चौधरी पहुंच गए
और सम्राट चौधरी के पहुंचते ही नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी से कहा चलो उधर जाओ, और सम्राट चौधरी को बिल्कुल अपने बगल में बैठाया। हम मानते हैं कि ये प्रोटोकॉल भी है, लेकिन अपने नेता, खास नेता, अपने दल के नेता अशोक चौधरी को साइड करके भाजपा कोटे के वरिष्ठ नेता को, बिहार के उप मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार अगर बगल में बैठा रहे हैं, तरजीह दे रहे हैं और लगातार अपने कार्यक्रम में ले जा रहे हैं, चाहे जहां भी जाने की बात हो, और हर बात जो है सम्राट चौधरी की अगर मुख्यमंत्री मान रहे हैं तो समझिए कुछ ना कुछ खास है, कुछ ना कुछ जो है अहमियत उनके मन दिल दिमाग में सम्राट चौधरी को लेकर है। और कल वही चीजें दिखी भी कि किस तरीके से सम्राट चौधरी को करीब बुलाकर उनसे बातचीत भी की और साथ ही साथ जो है कई चर्चा पर चर्चा हुए। अब जान लीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में जो लोग जो कहें, लेकिन उनकी एक्टिविटी सदन के अंदर बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है। जिम्मेदार मुख्यमंत्री के तौर पर कोई भी सदस्य अगर बोल रहा होता है उसके बीच में कोई रोक टोक नहीं करते हैं, और दूसरा अगर कोई रोक टोक करता है तो उसको रिप्लाई में सीएम यही कहते हैं बैठो, बैठ जाओ, बोलने दो। समझिए कितना जिम्मेदार सीएम बिहार को जो है मिले हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने कल जो है कई अपने लोगों को समझाया, कहा कि जिनको जो बोलना है बोलने दिया जाए, हम लोग को भी समय आएगा तो बोलेंगे। विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक नीतीश कुमार लगातार बैठे रहे। और एक और चीज कि नीतीश कुमार की खूबी इसलिए भी बेहतर मानी जाती है और उनके प्रशंसक ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि सोचने वाली बात है, जिस व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सवाल खड़ा किया जाता है, जिस व्यक्ति के उम्र बढ़ने पर सवाल खड़ा किया जाता है, वो व्यक्ति सदन में सुबह आते हैं एकदम बिल्कुल अपने समय से 11 बजे के करीब 10:30-10:40 तक, और जाते हैं 4 बजे सदन की समाप्ति के समय। आप समझिए बैठे रहते हैं बिल्कुल। हम और आप अगर आधा घंटा सदन में चाहे कहीं किसी कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो मन अलबला आ जाएगा, लेकिन वो एक एक सदस्य को सुनते हैं, एक एक सदस्य की बात पर जो है कहीं ना कहीं कैसे अमल किया जाए, कैसे इसको जो है इस पर कार्रवाई हो, इस पर काम हो, उस पर विचार करते हैं। और तब जाके जो है वो सामने देर जब सदन की समाप्ति की घोषणा होती है तो वो सदन से निकलते हैं। और एक और युवा ब्रिगेड यूथ लीडर तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, एगो छोटा सा घाव एगो हो गया है, पता नहीं कनगुड़िया उंगली में सुने हैं, अंगूठा में, सदन से गायब। और केवल इसी बार नहीं, लगभग टाइम बजट सत्र हो, मॉनसून सत्र हो, शीतकालीन सत्र हो, नेता प्रतिपक्ष सदन से गायब रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए उसके लिए दुखद है। आप समझिए बिना सेनापति के सिपाही कितना लड़ाई लड़ेगा। विपक्ष के विधायक खड़े रहते हैं, बोलते रहते हैं, आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन उनकी आवाज जो है दब जाती है और बाद में अंत समय तक जो है कहीं ना कहीं उनको बैरन लौटना पड़ता है। कितना कोई बोलेगा भाई, कितना कोई सुनेगा यार। जब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं होंगे कैसे चीजें चल पाएगी, सीधी सी बात है। देखिए खबर थी, दूसरी खबर कि बिहार विधान सभा में कल जो है राज्यसभा का खूब मुद्दा उठा कि राज्यसभा का चुनाव होना है 37 सीटों पर देश भर में, 5 सीटें बिहार की भी है। अब बिहार की 5 सीटें जीतने के लिए संख्या बल जो है जो चाहिए वो एनडीए के पास है कि नहीं है। हालांकि अब भी एनडीए के पास जो है पूर्णतः 3 राज्यसभा सदस्य को अपने पाले में करने की संख्या है, चौथा और पांचवा 2 के लिए कुछ दहिना बाया करना पड़ेगा। और इस पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि जोड़ तोड़ की राजनीति चलेगी। समझ जाइए, अब जोड़ तोड़ में क्या होगा नहीं होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन उनका भी मानना है, बाकी एनडीए के कई नेताओं का मानना है कि हमारे पास संख्या है। उसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने
फैसला किया है कि राज्यसभा के चुनाव के लिए वो खुद लड़ेंगे। अगर वो लड़ते हैं तो तेजस्वी यादव के पास एको को सीट जो है राज्यसभा में दांतों खोटने के लिए नहीं रह जाएगा। 37 सीट चाहिए एक राज्यसभा के लिए और 25 विधायक ही हैं तेजस्वी यादव के पास और कांग्रेस के पास 6, तो 25 और 6 होते हैं 31। उसके बाद भी चाहिए आपको 6, तो 6 कहां से आएंगे? 6 कहां से आएंगे? एक आईपी गुप्ता को अगर मान लीजिए मिला ले तो हो गया 32, तो 32 के बाद 33, 34, 35, 36, 37, 5 चाहिए। 5 में चाहिए ओवैसी का सहयोग। अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का सहयोग नहीं मिलता है तो एको राज्यसभा सांसद जो है तेजस्वी के पार्टी में नहीं आने जा रहे हैं, यानी कि 0 हो जाएगा राजद राज्यसभा में। ये मामला आप समझ लीजिए। इस चुनाव इस स्थिति परिस्थिति में जो भी सीटें खाली हुई है उसमें समझ जाइए। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। 5 में 5 किसके पाले में जाता है, कौन जीतता है, किस तरीके से जीतता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।